हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट पे। और आज आपके मुकेश सर आपको सोइल साइंस नहीं पैथोलॉजी पढ़ाएंगे। मतलब पिछले 5 सालों में जितने भी फंडामेंटल ऑफ पैथोलॉजी के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे अपने आज के इस लेक्चर के अंदर करेंगे। ठीक है ना। जो आपके फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में लगती है फंडामेंटल ऑफ पैथोलॉजी, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर हमें पैथोलॉजी के अंदर थोड़ी सी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका सारा सोल्यूशन आज अपने इस लेक्चर के अंदर करेंगे। इस लेक्चर के अंदर जितने भी 4-5 सालों के मैंने जो पेपर डाले हैं उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना। और वैसे मैं सोशल साइंस का हूँ, लेकिन लगभग जो आपके आंसर्स हैं वो सारे आपको एक्यूरेट मिलेंगे। हाँ, एक दो क्वेश्चन के अंदर डाउट हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि कुछ जो है कुछ क्वेश्चन को अलग ऑथेंटिक मानती है आंसर को और कुछ को अलग। ठीक है ना, तो एक और दो क्वेश्चन में आपको डाउट हो सकते हैं, बाकी सारे के सारे आंसर आपको ऑथेंटिक मिलेंगे। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यदि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल ऑफ पैथोलॉजी का पहला पेपर है आपका फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी का 2019-20 का सबसे पहले अपने पेपर करेंगे, जिसके अंदर क्या चलता था 70 और 30 का चलता था। मतलब 30 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव आते थे और 70 नंबर के आपके थ्योरी पोर्शन आता था। ठीक है ना। इस 30 नंबर के अंदर आपके फिल इन द ब्लैंक्स, ऑब्जेक्टिव, ट्रू फॉल्स वगैरह आते थे। तो और अब जो है वो अलग हो गया रेशियो इस चीज का। अच्छा, इतना कटा ही हुआ है तो इसको पूरे को पेज करें। पहला फिल इन द ब्लैंक्स है। एक सेकेंड। हाँ जी। दोज पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट ग्रो ऑन सिंथेटिक मीडिया आर टर्म्ड एज। ठीक है ना। वे रोगजनक सूक्ष्म जीवी जो संश्लेषित माध्यमों में संवर्धन नहीं करते हैं वो डैश कहलाते हैं। मतलब उनको क्या कहते हैं, तो इसके अंदर आता है आपका ओब्लिगेट पैरासाइट। ओब्लिगेट पैरासाइट। ठीक है ना। हिंदी में बोलते हैं अविकल्पी परजीवी। ठीक है। पैरासाइट क्या होता है, परजीवी, और ओब्लिगेट क्या होता है, अविकल्पी होता है। ठीक है ना। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। एक सेकंड, इसको इरेज कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन है येलो मोजेक वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय। पित्त मोजेक वायरस का वाहक कौन है। तो ये जो येलो मोजेक वायरस होता है इसका वाहक कौन होता है अभी, तो वाहक होता है इसका व्हाइट फ्लाई, सफेद मक्खी। कौन होता है, सफेद मक्खी होता है, व्हाइट फ्लाई होता है। थर्ड क्वेश्चन है द सेल लेकिंग ए न्यूक्लियस इज कॉल्ड। ठीक है, वह कोशिका जिसमें केंद्र का क्या होता है भाई, अभाव होता है, या केंद्र उसमें एब्सेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं। तो आप लोगों ने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल पढ़ी होगी। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक होती है उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो इसलिए पूछा है जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। उसको क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, उसको क्या बोल देते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल बोल देते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका बोल देते हैं। थर्ड है द सफिक्स सी सिग्निफाइज द रैंक डैश इज क्लासिफिकेशन। मतलब जो क्लासिफिकेशन होता है उसमें देर का हिंदी में अनुलग्न, जो सी है वर्गीकरण में डैश स्तर को दर्शाता है। मतलब अपने बहुत सारे ऐसे जैसे फैमिलीज वगैरह को नाम पढ़ते हैं तो उसमें सी लगा दो, वो किस चीज के लिए दिखाता है। तो अपने देखते हैं ना पेडिलिएसी, ठीक है ना, मालवेसी, तो उसमें लास्ट में आता है ना सी शब्द, तो वो किसको दर्शाता है अभी, वो फैमिली। ठीक है ना। अपने पेडिलेसी, मालवेसी ये क्या पढ़ते हैं, फैमिली तो होती है। तो जो सी अनुलग्न है वो किस चीज को दर्शाता है अभी, फैमिली को दर्शाता है। हिंदी में बोलते हैं कुल को बताता है। ठीक है, वर्गीकरण में किस तरह को दर्शाता है, कुल को दर्शाता है। आपको घर में भी बोलते हैं हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फाइटोप्लाज्मा डिजीज कैन बी कंट्रोल्ड बाय डैश डैश एंटीबायोटिक्स। ठीक है ना। फाइटोप्लाज्मा जो रोगों को डैश प्रतिजैविक द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। मतलब जो फाइटोप्लाज्मा जो होते हैं, जो भी रोग होते हैं फाइटोप्लाज्मा के द्वारा, उनको अपने किस चीज के द्वारा अपने क्या है कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसका कंट्रोल किसके द्वारा कर सकते हैं, एक सेकंड रुकिएगा।
ठीक है ना। तो जो फाइटोप्लाज्मा वाले होते हैं उनका कंट्रोल किसके द्वारा करते हैं, तो टेट्रासाइक्लिन के द्वारा करते हैं। ठीक है ना, किसके द्वारा, टेट्रासाइक्लिन के द्वारा करते हैं, टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, 6th नंबर क्वेश्चन, फंगल ब्लाइट ऑफ ग्वार इज कॉल्ड बाय। ज्वार में कवक जनित झुलसा रोग रोग जनित द्वारा होता है। तो इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है, देखो हिंदी में इसने दे रखा है ग्वार, सॉरी इंग्लिश में ग्वार दे रखा है और हिंदी में क्या दे रखा है, ज्वार। तो लेकिन इसका राइट आंसर अपने इंग्लिश वाला मानते हैं। तो इंग्लिश में ग्वार को क्या बोला जाता है, क्लस्टर बीन बोला जाता है। एक सेकेंड, क्लस्टर बीन। ठीक है ना, तो अपने ग्वार का बताना है, तो एक सेकेंड रुकिएगा। सॉरी स्टूडेंट्स, बीच में किसी के पेरेंट्स आ गए थे, उनसे बात करने चला गया। अपने इस क्वेश्चन पे थे ना, फंगल ब्लाइट ऑफ ग्वार, मतलब इसमें वो कंफ्यूजन थी, इसमें ज्वार दिया इसमें ग्वार दिया, तो ग्वार को इंग्लिश में बोलते हैं, अरे यार, क्लस्टर बीन। ठीक है ना, तो इसमें पूछा है कि क्लस्टर बीन में जो फंगल ब्लाइट होता है वो किससे होता है, तो इसलिए होता है अल्टरनेरिया कुकुमेरिना, अल्टरनेरिया कुकुमेरिना साइमोप्सिडीज है, अल्टरनेरिया कुकुमेरिना साइमोप्सिडीज, इससे होता है ये। ठीक है ना, फंगल ब्लाइट जो होता है ग्वार के अंदर। ठीक है ना, तो एग्जाम के अंदर इसका पैथोजन पूछा हुआ है, तो अपने को बताना है अल्टरनेरिया कुकुमेरिना साइमोप्सिडीज। उसके बाद में आता है बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ कॉटन इज कॉल्ड बाय। अब बैक्टीरियल ब्लाइट जो होती है कॉटन में वो पूछ लिया, यानी कपास का जीवाणु झुलसा रोग जो है वो देश के द्वारा होता है। तो इसका कौन सा आता है, 7th नंबर क्वेश्चन है ना, इसका आता है जेंथोमोनास सिट्री पैथोवार मालवेसिरम, मालवेसिरम। ठीक है ना, मालवेसिरम, क्योंकि कॉटन की फैमिली कौन सी होती है, मालवेसी, इसलिए मालवेसिरम पैथोवार। तो जेंथोमोनास सिट्री पैथोवार मालवेसिरम पूरा लिख के आओगे तभी नंबर देता है, वरना पैथोवार नहीं लिखोगे तो वो एग्जाम के अंदर आपको नंबर नहीं देगा। ठीक है ना, तो ये है बैक्टीरिया ब्लाइट ऑफ कॉटन का, ठीक है ना, पैथोजन। ठीक है ना, कौन सा, जेंथोमोनास सिट्री पैथोवार मालवेसिरम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डैश इज द फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। इसके अंदर बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, तो ढंग से सुन लेना। जब बात आती है प्लांट पैथोलॉजी की, तो प्लांट ऑफ पैथोलॉजी के होते हैं एंटोन डी बेरी, एंटोन डी बेरी, किसके, प्लांट पैथोलॉजी की। अब यहाँ पे मेंशन नहीं किया इंडिया या कुछ, ठीक है ना, तो मैंने आपको सिखाया हुआ है कि जब इंडिया मेंशन किया हो तो इंडिया का बताना, वरना क्या होगा, वर्ल्ड वाला पूछ रहा है आपसे। ठीक है ना, तो वर्ल्ड के अंदर कौन है प्लांट पैथोलॉजी के, एंटोन डी बेरी, और इंडिया के अंदर कौन है, ईजे बटलर। ठीक है ना, यदि इंडिया वाला पूछा होता तो अपने क्या लिखते, फिर ईजे बटलर, मतलब पूछा जाता है डैश इज द फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी, तो फिर अपने लिखते ईजे बटलर। और यदि अभी अपने से सीधे प्लांट पैथोलॉजी पूछा है तो आंसर क्या होगा, एंटोन डी बेरी। लेकिन यहीं पे एक चीज और लिख लो, पैथोलॉजी। यदि सिर्फ पैथोलॉजी का पूछा जाए, ठीक है ना, आगे प्लांट शब्द नहीं दिया हो, ठीक है ना, एक होता है प्लांट पैथोलॉजी, एक होता है पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी कौन है, रुडोल्फ विर्चोव, रुडोल्फ विर्चोव। ठीक है ना, ये है पैथोलॉजी के। तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन आए फादर ऑफ पैथोलॉजी कौन है, तो रुडोल्फ विर्चोव है। ठीक है, यदि पूछा जाए फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी तो एंटोन डी बेरी, फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी तो ईजे बटलर। तो इन तीनों चीजों में कंफ्यूजन मत होनी चाहिए आपको। ठीक है ना, कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, इनको अच्छे तरीके से अपनी भाषा में लिख लेना। फिर नेक्स्ट है फंगी एंड एल्गी टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट ए कंपोजिट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। ठीक है ना, यानी कवक और शैवाल एक साथ संयुक्त जीव की रचना करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको, लाइकेन। क्या बोलते हैं उसको, लाइकेन। एग्जाम के अंदर कई बार पूछ लिया जाता है कि लाइकेन है, फिर ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्टिव आता है ना उसमें जैसे दे देंगे लाइकेन है,
फिर ऑप्शन में क्या होगा, कवक और शैवाल का संयुक्त, ठीक है, फिर कवक और जीवाणु का, कवक और कवक का, शैवाल और शैवाल का, ठीक है ना। तो इसमें आपको बताना होता है, तो आपको पता होना चाहिए जो लाइकेन है वो किसका होता है, कवक और शैवाल का होता है, और कवक और शैवाल जो एक संयुक्त जीव बनाते हैं उसको क्या बोल देते हैं भाई, लाइकेन बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स में लास्ट क्वेश्चन है ये, बैक्टीरिया हैविंग फ्लैजिला अराउंड द सेल सरफेस इज कॉल्ड, ठीक है ना, जीवाणु कोशिका के चारों ओर कशाभिका होना। अब देखो जीवाणु का जो वर्गीकरण होता है ना कशाभिका के आधार पे या फ्लैजिला के आधार पे अलग अलग प्रकार का होता है, कई बार, ठीक है ना, जैसे एक साइड में फ्लैजिला तो उसको क्या बोलेंगे, दोनों साइड है तो उसको क्या बोलेंगे, पूरे पे है तो क्या बोलेंगे। तो इसने पूछा है कि चारों ओर मतलब सारे, जैसे ये है मतलब इधर भी फ्लैजिला, इस प्रकार का जो बैक्टीरिया होता है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोलते हैं पेरिट्राइकस। एक सेकंड कंफर्म कर लेता हूं मैं, क्योंकि इसके आंसर लिखने पड़े मेरे को, पैथोलॉजी है ना इसलिए। पेरिट्राइकस, क्या बोलते हैं इसको, पेरिट्राइकस बोलते हैं, ठीक है ना। जबकि यदि हो सकता है मैं कोशिश करूंगा कि आपकी डेफिनेशन वाली भी एक लेक्चर तैयार कर दूं पैथोलॉजी का, तो उसके अंदर मैं सारे करवाऊंगा, पेरिट्राइकस क्या होता है, ठीक है ना, यहाँ पे जो फ्लैजिला के बेस पे इसका क्लासिफिकेशन जो है वो कितने प्रकार का, वो सारा कराऊंगा। और यदि नहीं करवा पाया तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, उस पर मैं वो नोट्स अपलोड कर दूंगा, फंगी का क्लासिफिकेशन और बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन। ये एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन अलग से आ जाता है कि कशाभिका के आधार पे जो जीवाणु होता है उसका वर्गीकरण कीजिए, फ्लैजिला के बेस पे जो है बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन। तो आपको अच्छे तरीके से इस चीज का पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा पेरिट्राइकस। और अच्छा, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक और मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, तो मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है जिसके अंदर जैसे आपका मान लो कल पेपर है तो उसके पहले दिन आपको गेस्ट पेपर दिया जाता है, इसमें से कई बार बहुत सारे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कई बार देखो वो डिपेंड करता है पेपर का लेवल कैसा है, ठीक है ना, तो उसी पे होता है। जैसे सोशल साइंस का होगा तो लेवल क्वेश्चन उसी में से आने हैं, ठीक है ना, तो अलग अलग सब्जेक्ट का होता है तो उसके अंदर नोट्स वगैरह, ठीक है ना, सारा कुछ मैटर आता है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो व्हाट्सएप जो अपना ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके बाद में है वो डिस्कवर्ड कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया, यानी जीवाणु में संयुग्मन की खोज किसने की थी, तो किसने की थी भाई, डेडरबर्ग एंड टेटम, टवार्ड, ग्रिफ्थ और वेंडर प्लैंक, ठीक है ना, तो किसने की थी भाई, इसने लेडरबर्ग एंड टोटम ने, ठीक है ना। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा कि जो बोर्डेक्स मिक्सचर होता है, ठीक है ना, बोर्डेक्स मिक्सचर इजे, यानी बोर्डेक्स मिक्सचर है वो क्या है, सल्फर फंगीसाइड है, मर्करी फंगीसाइड है, ऑर्गेनिक फंगीसाइड है या कॉपर फंगीसाइड है। तो बोर्डेक्स मिक्सचर क्या होता है भाई, सल्फर वाला होता है, कॉपर वाला होता है, या कौन सा होता है, तो याद रख लेना कॉपर फंगीसाइड होता है जो बोर्डेक्स मिक्सचर होता है वो, ठीक है ना। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट, रुको 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 रुको, क्वेश्चन तो ऊपर चला गया, हाँ जी, रिमूवल ऑफ डिजीज्ड प्लांट ओवर देयर अफेक्टेड ऑर्गन्स फ्रॉम द फील्ड इज नोन एज, यानी रोगग्रस्त पौधे या उनके जो प्रभावी अंग होते हैं उनको खेतों से निकालना क्या कहलाता है, तो क्या बोलते हैं अभी उसको, अच्छा ये इसमें स्पेलिंग में मिस्टेक है, इरेडिकेशन होता है, एक्सक्लूजन, प्रोटेक्शन या अवॉइडेंस, यानी उन्मूलन, बहिष्करण, रक्षण या वर्जन। तो जो आपकी डेफिनेशन वाली क्लास होगी उनके अंदर इनकी चारों की डेफिनेशन कराऊंगा, एग्जाम के अंदर इन चारों की डेफिनेशन भी पूछी जाती है। तो इसके अंदर इसका राइट आंसर क्या होगा, इरेडिकेशन होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट आंसर होगा, इरेडिकेशन, यानी रोगग्रस्त पौधे या उनके प्रभावित अंगों को खेत से निकालना क्या कहलाता है, उन्मूलन कहलाता है। फिर नेक्स्ट है, which one of the following is a correct sequence on the basis of the size of the पैथोजन, पैथोजन के साइज के आधार पे इनमें से करेक्ट ऑर्डर कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक श्रृंखला रोगजनक के माप के आधार पे सही है। तो देखो सबसे छोटे क्या होते हैं, वायरोइड, लाइट चली गई वापस आ गई, एक सेकंड रुको, ठीक है ना, सबसे छोटे क्या होते हैं, वायरोइड्स होते हैं, वायरोइड से बड़े क्या होते हैं, वायरस होते हैं, वायरस से बड़े क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, और बैक्टीरिया से भी बड़ा क्या होता है, फंगस होता है, क्योंकि फंगस क्या होता है, मल्टीसेल्युलर होता है, और बैक्टीरिया क्या होता है, यूनिसेल्युलर होता है।
ठीक है ना। तो इसके अंदर एग्जाम के अंदर इसका सीक्वेंस पूछा हुआ था, तो ऐसा सीक्वेंस देखेंगे जिसके अंदर क्या है, वायरॉइड पहले आए, वायरस बाद में आए, उसके बाद में क्या है भाई, बैक्टीरिया और फिर फंगी। इतने पानी पे लेता हूँ जब तक ये चल रहा है, और वीडियो देख लेते हैं कि सही से रिकॉर्ड हो रही है या नहीं। कहाँ चला गया पेन? अरे इसका पेन वाला कहाँ चला गया? हाथ हो गया, बड़ी जल्दी आया। आज तो गर्मी भी बहुत ज्यादा हो रखी है जी, मेरे माइक वगैरह चल रहे हैं ना कहीं। अपने कौन से क्वेश्चन पे थे? ये वाला था ना? हाँ ये वाला ही था। जल्दी आजा भाई। हाँ जी, तो सबसे छोटे क्या होते हैं? वायरॉइड होते हैं। उसके बाद में एक, ऐसे नहीं लिखना इसको, वायरॉइड, फिर उससे बड़े वायरस, वायरस से बड़ा बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया से बड़ा फंगस। इसमें से देखो, वायरस नहीं, गलत हो गया, फंगी गलत हो गया, वायरोइड, वायरस, बैक्टीरिया, हाँ जी ये सही होगा ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है वो राइट होगा, वायरोइड सबसे छोटे, फिर वायरस, फिर बैक्टीरिया, फिर फंगी, ठीक है ना। यानी इसके अंदर थर्ड ऑप्शन वायरोइड, विषाणु, जीवाणु और कवक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सल्फर फंगिसाइड इज इफेक्टिव अगेंस्ट, यानी जो सल्फर फंगिसाइड होते हैं, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके आगे 2-3 स्टार लगा लेना। ये आपके कंपटीशन में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, थ्योरी में तो आता ही आता है, कंपटीशन में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रख लेना, जो सल्फर फंगिसाइड होता है वो इफेक्टिव होता है पाउडरी मिल्ड्यू के, यानी चूर्णिल आश्रिता जो रोग होते हैं उसके अगेंस्ट इफेक्टिव होता है। कौन सा? सल्फर फंगिसाइड। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोडेल्फिक मींस निमेटोड, जो निमेटोड है वो पोजेस, यानी मोनोडेल्फिक का अर्थ है सूत्रकृमि में क्या होना चाहिए, तो वन ओवेरी होनी चाहिए, एक अंडाशय होना चाहिए। इसका मतलब होता है एक अंडाशय या वन ओवेरी। राइट ऑप्शन होगा इसका सेकंड। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्रो एंड माइक्रो कोनिडिया आर फाउंड इन, ठीक है ना। दीर्घ और लघु कोनिडिया बनते हैं, किसमें बनते हैं अभी? फ्यूजेरियम के अंदर बनते हैं। राइट आंसर रहेगा इसका थर्ड, ठीक है ना। क्लेबसेप्स में भी नहीं बनते, राइजोक्टिना में भी नहीं बनते, फ्यूजेरियम में बनते हैं। अल्टरनेरी, ये कौन से हैं? अल्टरनेरिया, स्पेलिंग में एक साथ लिखा है ना तो कंफ्यूजन होती है। राइट आंसर इसका था फ्यूजेरियम। हाँ जी, फिर है कार्बोफ्यूरन एक्टेज, यानी कार्बोफ्यूरन है वो किस प्रकार का है? कार्बोफ्यूरन किस मतलब में क्रिया करते हैं? तो धूमक सूत्र कर्मिनाशी, यानी फ्यूमिगेंट, फ्यूमिगेंट यानी धुएं की तरह जो अपने छिड़कते हैं। फिर कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट का मतलब होता है जो पार्ट कॉन्टैक्ट में है। मान लो अपनों ने कोई, जैसे ये मान लो कोई प्लांट है, ठीक है। अब मान लो अपनों ने कोई फंगी, ये निमेटिसाइड डाला, ठीक है ना, वो इस प्लांट की इस पार्ट में कॉन्टैक्ट में आया, जो पौधा था उसके इस भाग के अंदर जो है कॉन्टैक्ट के अंदर आया, तो सिर्फ ये इसी भाग को ही क्या करेगा, मतलब इसके अंदर जो निमेटोड है उसको नष्ट करेगा। लेकिन जब अपने सिस्टमेटिक की पढ़ते हैं तो सिस्टमेटिक के अंदर क्या होता है, किसी भी पार्ट के अंदर ये निमेटिसाइड पड़े वो पूरे प्लांट के अंदर ही क्या करेगा, एक्टिव करेगा, ठीक है ना। पूरे प्लांट पे क्या अपना इफेक्ट डालेगा, प्रभाव डालेगा। और कॉन्टैक्ट के अंदर जो पार्ट उसके कॉन्टैक्ट में है उस पर इफेक्ट डालेगा। और सिस्टमेटिक में कोई भी पार्ट आए लेकिन पूरा सिस्टम इसका हिला के रख देता है ना। तो इसके अंदर राइट आंसर इसका क्या होगा भाई? इसने पूछा है कार्बोफ्यूरन एक्टिव, तो कार्बोफ्यूरन कैसा है? सिस्टमेटिक निमेटिसाइड होता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिस्टमेटिक निमेटिसाइड, तो कौन सा होगा फिर? कार्बोफ्यूरन। हाँ जी, नेक्स्ट है, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल इज काउज्ड बाय, एक सेकंड ये फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगी आपके। फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल इज काउज्ड बाय, फायर ब्लाइट किससे होती है? फंगी, बैक्टीरिया, वायरस या फाइटोप्लाज्मा? ये कंफर्म करना पड़ेगा।
मैंने लिखा हुआ तो है, कौन सा क्वेश्चन है, 19वां। हाँ जी, बैक्टीरिया से होता है। अच्छा ब्लाइट आ गया ना, हाँ ब्लाइट जो है वो बैक्टीरिया से होता है, फायर ब्लाइट किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, यानी जीवाणु के द्वारा होता है। फिर ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, तो ये मैंने आपको जो न्यूट्रिएंट वाला चैप्टर कराया था उसके अंदर कराया हुआ है कि ब्लैक टिप ऑफ मैंगो इज कॉल्ड ड्यू टू, किससे होती है भी, ब्रोन की डेफिशिएंसी जो होती है मैंगो के अंदर, ठीक है ना। या अपने देखते हैं कि जो ईंट के भट्टे होते हैं वहां पर, उसके आसपास आम का बाग नहीं होना चाहिए। एक सेकंड रुकिएगा, अरे हो जा, इसमें ऑप्शन कौन कौन से हैं, जिंक नाइट्रोजन बोरॉन, हाँ इसके अकॉर्डिंग बोरॉन सही है। हाँ जी इसमें आ जाओ, ट्रू फाल्स में। पूस स्पोर्स आर एसेक्सुअल स्पोर्स, यानी जो निषिक्तांड होते हैं वो अलैंगिक बीजाणु होते हैं, नहीं पूस स्पोर्स क्या होते हैं भाई, सेक्सुअल स्पोर होते हैं, यानी लैंगिक बीजाणु होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, फॉल्स होएगा। द स्टडी ऑफ द काउज ऑफ ए डिजीज इज इटियोलॉजी, यानी जो रोग के कारण का अपने अध्ययन करते हैं ना उसको इटियोलॉजी बोलते हैं। हाँ जी राइट आंसर है टी। तो इसको क्या है लिख लेना, एग्जाम के अंदर इटियोलॉजी डेफिनेशन में आ जाता है कि इटियोलॉजी किसे कहते हैं। तो रोग के कारणों का जो अध्ययन करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, अपने भी इटियोलॉजी कहा जाता है। ये इसका राइट आंसर होगा ट्रू। माइसीलियम विद सेप्टा इज कॉल्ड कॉन्कोसाइटिक, नहीं देखो माइसीलियम जब सेप्टा के साथ होता है ना तो इसको बोल देते हैं सेप्टेट माइसीलियम, माइसीलियम है सेप्टेट माइसीलियम। जो कॉन्कोसाइटिक होता है ना, यानी सहकोशिकी होता है, उसको बोल देते हैं एसेप्टेट, ध्यान रख लेना। तो ये क्या होगा, फॉल्स होएगा। अब क्यों होएगा, क्योंकि ये माइसीलियम जब सेप्टा के साथ होता है तो इसको क्या बोल देते हैं अभी अपने, इसको बोल देते हैं सेप्टेट माइसीलियम, और जब और जो कॉन्कोसाइटिक होता है उसको बोल देते हैं एसेप्टेट। तो ठीक है ना, एग्जाम के अंदर यदि पूछा जाए माइसीलियम जब सेप्टा के साथ होता है उसको क्या बोल देते हैं, सेप्टेट माइसीलियम बोल देते हैं। नेक्स्ट है फिजेरियम विल्ट इज इंक्रीज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ निमेटोड्स। अब देखो विल्ट कहां पर होती है, तो जो पौधे की जड़ी होती है ना उसके अंदर विल्ट रोग लगता है। अब निमेटोड जो है वो भी किसको इफेक्ट करता है, रूट को इफेक्ट करता है। तो जहां पर निमेटोड प्रेजेंट होगी तो वहां पर क्या होगी, विल्ट डिजीज जो है वो इंक्रीज ही तो होगी। ये बात ट्रू होगी, क्योंकि निमेटोड जो है वो भी क्या करते हैं, जड़ को इफेक्ट करते हैं, यानी रूट्स को इफेक्ट करते हैं। और फिजेरियम जो विल्ट होती है वो भी एक रूट से रिलेटेड डिजीज है। फिर है ईयर कोकर डिजीज और व्हीट इज काउल्ड बाय एंगुइना ट्रिटिसाई, यानी ईयर कोकल का पैथोजन पूछा है इसने। ईयर कोकल का पैथोजन क्या होता है, एंगुइना ट्रिटिसाई होता है, तो मतलब ये बात ट्रू है। और इसको ईयर कोकल को और किस नाम से जानते हैं भी, टुंडू रोग से, टुंडू डिजीज, ठीक है ना, ईयर कोकल या टुंडू डिजीज। गेहूं के सेहू रोग की का कारण पूछा एंगुइना ट्रिटिसाई। हाँ जी नेक्स्ट है एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, यस ट्रू बात है। जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन से ही बनते हैं। एमएलओ, एमएलओ की फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो क्या होती है भाई, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, माइकोप्लाज्मा लाइक, हिंदी में भी कई बार ऑप्शन ऐसे ही आता है माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म लिखा हुआ। ठीक है ना, एमएलओ की फुल फॉर्म क्या होती है, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। आर आल्सो नोन एज फाइटोप्लाज्मा, हाँ जी माइकोप्लाज्मा को भी फाइटोप्लाज्मा बोला जाता है, तो ये बात भी ट्रू है। खेरा डिजीज इज काउज्ड बाय बैक्टीरिया, नहीं खेरा डिजीज किससे होती है भी, जिंक से। और ये किसने डिस्कवर किया था, वाईएल नेने ने डिस्कवर किया था खेरा रोग को। तो एग्जाम के अंदर दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि खेरा रोग किससे होता है, और दूसरी चीज ये भी कि खेरा रोग जो है उसको डिस्कवर किसने किया था, तो वाईएल नेने ने किया था, ठीक है ना, और शायद तक पंतनगर में किया था, ठीक है ना। तो याद होना चाहिए आपको कि खेरा रोग है वो धान के अंदर होता है ये, और किसकी कमी से होता है, तो जिंक की कमी से होता है, और इसको किसने डिस्कवर किया था, वाईएल नेने ने किया था। तो मतलब ये क्या होगा, फॉल्स होएगा, क्योंकि बैक्टीरिया से तो नहीं होता। पनामा विल्ट ऑफ बनाना इज कॉल्ड बाय वायरस, नो अभी तो अपनों ने पढ़ा था
ठीक है ना, एक सेकेंड, ठीक है ना। जो विल्ट होती है वो क्या होती है, फंगल डिजीज होती है, ठीक है ना। तो वायरस से तो हो ही नहीं सकती, मतलब ये भी फॉल्स है। फिर अर्गोटिज्म इज ए टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड इन ए अर्गट ऑफ बाजरा, नहीं, अर्गोटिज्म एक डिजीज होती है ना कि एक टॉक्सिन होता है, तो ये भी फॉल्स होएगा। ये लो जी, ये आपका एक पेपर पूरा हो गया। फिर आता है फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी का 2021-22 का पेपर। इसमें रेशियो क्या था, हाँ इसमें था 40-10 का, मतलब ये मिड टर्म वाले पेपर हैं, ठीक है ना, जब से मिड टर्म स्टार्ट हुआ है उसके। हाँ जी, ये पूछ रहा है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो काउज्ड डैश फेमाइन, यानी जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो मतलब आलू के अंदर जो एक रोग होता है लेट ब्लाइट, उससे कौन सा फेमाइन आया था, यानी कौन सा अकाल आया था। तो अपने पढ़ते हैं ना एक इरिस फेमाइन, तो इससे रिलेटेड है भाई, वो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो से रिलेटेड है। तो इसमें लिखेंगे इरिस पोटैटो फेमाइन, फेमाइन तो आगे लिखा है इरिस पोटैटो, ठीक है ना। तो एग्जाम के अंदर या तो आपसे पूछ सकता है कि जैसे ये क्वेश्चन आया लेट पोटैटो पोटैटो काउज डेस फेमाइन, इरिस फेमाइन आपको याद रहना चाहिए, या वो आपसे पूछ सकता है इरिस फेमाइन कौन सी फसल से रिलेटेड है, तो किस फसल से है, पोटैटो से, और पोटैटो के कौन से रोग से है, तो लेट पोटैटो पोटैटो। तो एग्जाम के अंदर ये पूछ लिया जाता है इरिस फेमाइन है वो आलू के कौन से रोग से रिलेटेड है, तो किससे, अभी लेट पोटैटो ऑफ पोटैटो से, यानी आलू का पछेती अंगमारी रोग, आपको ये पता होना चाहिए। फिर है विर विरकशुर्वेदा रिटर्न बाय, यानी वृक्षायुर्वेदा, इसमें अलग अलग, ठीक है, वृक्षायुर्वेदा बोलते हैं इसको। तो वृक्षायुर्वेदा के इसने राइटर पूछा, किसने लिखी है भाई ये शायद सुरपाल, सुरपाल ने लिखी है, ठीक है ना। वृक्षायुर्वेदा जो है वो सुरपाल ने लिखी हुई है। तो एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन आपके आया हुआ तो करवा देते हैं, याद रख लेना, सुरपाल ने जो है वृक्षायुर्वेदा को लिखा था। हाँ जी, फिर है डैश इज एक्सेस ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल, यानी कोशिका के आकार में वृद्धि के कारण हुई अतिरिक्त बढ़वार को। अब इसकी डेफिनेशन एग्जाम, अभी मैं जो नाम लिखाऊंगा ना उसकी डेफिनेशन आती है एग्जाम के अंदर, उससे रिलेटेड दो शब्द होते हैं, तो दोनों को तो मैं डेफिनेशन वाली क्लास में कराऊंगा, लेकिन इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। क्या बोलते हैं इसको, हाइपरट्रॉफी बोलते हैं, यानी एक्सेस ग्रोथ होती है सेल के साइज में, ठीक है ना, तो हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। तो इससे रिलेटेड दो शब्द होते हैं, वो अभी नहीं करवाऊंगा, वो आपको डेफिनेशन वाली क्लास के अंदर करवाऊंगा मैं, ठीक है ना। उसके बाद में है माइक्रोस्कोप डेवलप्ड बाय डैश, ठीक है ना, यानी सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी, तो इसका नाम लिख लो जेकेरिस, जेकेरियस जेनसन, जिकेरियस जेनसन नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने जो है सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी, माइक्रोस्कोप की खोज की थी, इसने जिकेरियस जेनसन ने। हाँ जी, एबिलिटी ऑफ द पैथोजन टू काउज डिजीज इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं भाई, पैथोजेनिसिटी बोलते हैं, ये शायद आपको आता होगा ना, पैथोजेनिसिटी यानी रोग जनकता। अच्छा ये सारे रफ हो गए ना, इसको काट देते हैं, रोग जनकता क्या बोल देते हैं भाई, रोग जनकता बोल देते हैं किसको, रोग कारक की, रोग फैलाने की जो क्षमता होती है उसको रोग जनकता यानी पैथोजेनिसिटी। तो एग्जाम के अंदर डेफिनेशन आए थे 2 नंबर की, तो आपको लिखनी पड़ेगी ये चीज, रोग जनकता या पैथोजेनिसिटी क्या होती है, यानी जो भी रोग कारक होता है उसको रोग को फैलाने की क्षमता, वो क्या कहलाती है, पैथोजेनिसिटी कहलाती है। हाँ जी, उसके बाद में डैश रेजिस्टेंस इज इफेक्टिव अगेंस्ट वन ओवर फ्यू रेसेस ऑफ पैथोजन, डैश प्रतिरोधकता प्रतिरोधक रोग कारक की एक या कुछ प्रजातियों के विरुद्ध प्रभावी होती है, तो इसको बोल देते हैं, अरे रुक जा भाई, इसको नीचे लिख देता हूं मैं यहीं पे, पैथोजन डेराइव्ड,
ठीक है ना। पैथोजन डेराइव्ड रेजिस्टेंस इज इफेक्टिव अगेंस्ट वन ओवर फ्यू रेसेस ऑफ पैथोजन। हिंदी में लिखेंगे रोग कारक या रोगजनक जनित, ठीक है, रोगजनक या रोग कारक जनित प्रतिरोधकता रोग कारक की एक या कुछ प्रजातियों के विरुद्ध प्रभावी होती है। हाँ जी, उसके बाद में है फिनेरोगेमिक पैरासाइट अटैक बाजरा इज, बाजरे पर रहने वाला परजीवी पादप है, तो कौन सा है भी? स्ट्राइगा। हिंदी में से लिखा जाता है स्ट्राइगा, यानी सातवें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? स्ट्राइगा। हाँ जी, उसके बाद में है मोलिया डिजीज इज रिपोर्टेड बाय, यानी डैश फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट सीकर, यानी डैश ने क्या किया? सीकर जिले में मोलिया रोग की खोज की थी। ठीक है ना। तो मोलिया रोग की जो खोज की थी वो किसने की थी? डॉक्टर जेपी सिंह ने। डॉक्टर जेपी सिंह, डॉक्टर जेपी सिंह ने सीकर जिले में मोलिया रोग की खोज की थी। ठीक है। फिर आता है ब्लॉसम एंड रोट ऑफ टोमेटो काउल्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको न्यूट्रिएंट वाले चैप्टर में भी कराया है। ठीक है ना, इसको मैंने ऐसे करके लिखा था BER, ब्लॉसम एंड रोट। ठीक है ना। तो टोमेटो में होता है, ये किससे होता है भी? कैल्शियम से। ठीक है ना, कैल्शियम की कमी से होता है। और क्या होता है? कैविटी स्पॉट हो गया, जैसे गाजर के अंदर होता है, वो भी किससे होता है? कैल्शियम से। बिटरपिट हो गया, वो भी कैल्शियम से होता है। तो याद रख लेना, ब्लॉसम एंड रोट जो है टोमेटो में, वो किससे होता है? कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होता है। फिर माइसीलियम बिटवीन द सेल इज टर्म्ड एज डैश माइसीलियम, यानी कोशिकाओं के मध्य में फैलने वाले कवक जाल को डैश कवक जाल कहते हैं, तो इसको बोल देते हैं इंटरसेलुलर माइसीलियम। इंटरसेलुलर, अच्छा माइसीलियम तो आगे लिखा ही हुआ है। इंटरसेलुलर माइसीलियम क्या बोला जाता है इसको? इंटरसेलुलर माइसीलियम। एक सेकंड रुकिएगा, पानी पे लेता हूँ। इतने इनको क्वेश्चन को लिख लो अच्छे से। इंटरसेलुलर माइसीलियम बोलते हैं जो सेल के बीच में पाया जाता है माइसीलियम। ये तो वैसे नाम से ही पता लग रहा है, जो सेल के बीच में होगा वो इंटरसेलुलर माइसीलियम होगा। आज तो गर्मी में भी हालात खराब हो रखे हैं पूरे। हाँ जी, अरे ये क्वेश्चन इनको कैसे बता दिया? इतना इजी क्वेश्चन तो ये अपने आप कर देंगे। विप्टेल इज कॉलीफ्लावर कैबेज ड्यू टू डेफिशिएंसी, यानी फूल गोभी में विप्टेल रोग किसकी कमी से होता है भी? मैग्नीज, मोलिब्डेनम, लोहा या जिंक। तो जो विप्टेल होता है कॉलीफ्लावर, वो किसकी कमी से होता है भी? मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी से। यानी कॉलीफ्लावर के अंदर जो विप्टेल रोग होता है वो किससे होता है भी? मोलिब्डेनम से होता है। और मैग्नीज से क्या होता है भी? जिंक, सॉरी फूल गोभी में विप्टेल रोग जो है वो मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी होता है। ये बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, यार मेरे को इससे डाउट सा कैसे लग रहा है इस क्वेश्चन में, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ ऐसे क्वेश्चन में। विप्टेल, मोलिब्डेनम, राइट। टेफिमन कूजन मोकलनी, मोकलनी, हाँ जी सही है। इसके बाद में है द फंगस थैलस इज इंटायरली कन्वर्टेड इनटू रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, यानी जो कवक थैलस होता है वो पूर्णतः प्रजननकारी संरचना में बदल जाता है, उसे क्या कहते हैं? यूकार्पिक, होलोकार्पिक, बोथ द अबव या नन ऑफ द अबव? यूकार्पिक, होलोकार्पिक, दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होएगा होलोकार्पिक। ठीक है, क्या होगा इसका? होलोकार्पिक। यूकार्पिक, होलोकार्पिक बताया तो मैंने इसमें लिखा भी हुआ है। अच्छा, होलोकार्पिक तो इसमें आ गया, यानी पूरा का पूरा किसमें? रिप्रोडक्टिव सिस्टम में या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में चेंज होता है, उसको तो होलोकार्पिक। होलो का मतलब सारा का सारा। ठीक है ना। अब यूकार्पिक का क्या होता है? ओनली पार्ट ऑफ। अच्छा, इस
जब पूरा पूरे कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं होलोकार्पिक। यूकार्पिक का मतलब जब कोई एक पार्ट जब कन्वर्ट होता है ना रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर, तो उसको बोलते हैं यूकार्पिक। तो लिख लेना शॉर्ट फॉर्म में अपनी भाषा में कि जब कोई थैलस का कोई एक पार्ट जो है कन्वर्ट होता है तो उसको बोल देते हैं अपने यूकार्पिक। हाँ जी, फिर है नोवा प्लाटेरम जिनेरिया इज रिटन बाय, ठीक है ना, ये जो है नोवा प्लाटेरम जिनेरा लिखी गई है, यानी एक पुस्तक का नाम दे दिया। और ये पुस्तक वाला बहुत बार क्वेश्चन में आता है, जितने भी आपके पेपर पढ़ोगे ना पिछले 5 सालों के अलग अलग सब्जेक्ट के, तो देख लेना आप किसी न किसी सब्जेक्ट में, हर मतलब हर सब्जेक्ट में किसी न किसी पेपर के अंदर देखोगे कि पुस्तक का नाम पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये 2-4 किताबें होती है इंपॉर्टेंट, पैथोलॉजी के अंदर अलग है, सोयल साइंस के लिए अंदर अलग किताबें हैं, जैसे 2-4 इंपॉर्टेंट चलती हैं। तो मैंने आपको कराया हुआ भी है वैसे सोयल साइंस में, तो वो चीजें पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए कि नोवा प्लाटेरम जिनेरा जो लिखी गई है वो किसने, टिलेट द्वारा, क्या हो गया, अच्छा, टिलेट द्वारा, परसुन द्वारा, प्रोवोस्ट द्वारा या मिकेली के द्वारा। तो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी फोर्थ ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होता है। मिकेली द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। हाँ जी, ये देखो ये क्वेश्चन भी आ गया एग्जाम के अंदर, ये क्वेश्चन भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। फादर ऑफ फाइटोबैक्टीरियोलॉजी यानी पादप जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? टीजे बुरिल, ईएफ स्मिथ, एडोल्फ मेयर और डी इमानोवस्की। तो इसका राइट आंसर है टीजे बुरिल, ठीक है ना। बहुत बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, जो इसका है जीवाणु विज्ञान का, पादप जीवाणु विज्ञान के जनक, तो टीजे बुरिल। ये कंपटीशन एग्जाम से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फादर ऑफ फाइटोबैक्टीरियोलॉजी कौन है? टीजे बुरिल। अब ये देखो साइंटिस्ट वाले है ना, आप एक काम करो, एक टेबल बनाओ, ठीक है ना, जिसके अंदर जैसे पहले सोयल साइंस के लिख लिए, फिर पैथोलॉजी के, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट के जितने लगभग 3-4 इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे पैथोलॉजी के अंदर क्या है, पैथोलॉजी का खुद का पूछ सकते हैं, या माइक्रोस्कोप, जैसे अभी अपन पढ़े थे माइक्रोस्कोप बना सकता है, या एक अभी अपन ये पढ़ा है फाइटोबैक्टीरियोलॉजी। ऐसे लगभग ज्यादा से ज्यादा एक सब्जेक्ट के 5 से 6 साइंटिस्ट बनेंगे जो इंपॉर्टेंट होते हैं आपके थ्योरी एग्जाम के अंदर। कंपटीशन में तो बहुत बनते हैं, ठीक है ना, हर एक चीज का पूछ सकते हैं, लेकिन थ्योरी एग्जाम के अंदर सिर्फ 5 हैं, और वो आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। एक लिस्ट बना लो, थोड़ा सा ना अपने पढ़ने की हैबिट डालो कि हाँ हमारे को 2 घंटे पढ़ना है डेली। जैसे थ्योरी क्लास वाले क्या करते हैं, पेपर से पहले दिन ही पढ़ते हैं, वो ज्यादातर नहीं पढ़ते, ठीक है ना। तो अपनी हैबिट बनाओ कि अपने मतलब कॉलेज जाना ही है डेली, तो घर पे आके 2 घंटे तो पढ़ ही सकते हैं आराम से, 2 घंटे तो आराम से निकल जाए। 2 घंटे पढ़ेंगे तो 2 घंटे डेली पढ़ते रहे तो जितना कॉलेज में कराया मेरे हिसाब से 2 घंटे में कवर हो जाता है। तो डेली कवर करते रहे तो एग्जाम के अंदर आपके अच्छे नंबर आएंगे। ये है ना, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब आज मान लो कि आपको, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो ये चाहती है कि हमें एक ही दिन में सफलता मिले, तो एक दिन में सफलता नहीं मिलती। अब विराट कोहली इतना बड़ा ब्रांड है, उसका नाम इतना बड़ा ब्रांड है, ठीक है ना, उसको भी सक्सेस मिलने के लिए 18 साल लगे एक ट्रॉफी के लिए। तो आप चाहते हो कि यार एक दिन में सक्सेस मिल जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। विराट कोहली को जब 18 साल लग सकते हैं तो तुम्हें 20 साल भी लगे तो वो भी कम है, ठीक है ना। तो अपने धीरे धीरे मेहनत करते रहिए, क्योंकि जब आप 4 साल के बाद डिग्री करके निकलोगे तो आपकी यदि बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा ना, तो आप किसी न किसी एग्जाम के अंदर अटक जाओगे और वहां पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यदि एग्जाम से एक बार चूकने लग गए ना, मतलब उसमें आपका रहने लगे, तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम आती है। तो कोशिश करो कि आप बीएससी के 4 सालों के अंदर थोड़ा थोड़ा अपने कंपटीशन लेवल को बढ़ाओ, ताकि जब भी आप डिग्री करके निकलो और कोई भी कंपटीशन एग्जाम दो तो उसमें आप गवर्नमेंट जॉब लग जाओ, ठीक है ना। तो थोड़ी थोड़ी, ठीक है ना। कुछ क्या होता है, इसका मोटिवेशन का बहुत फर्क होता है। कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पता है, अब जैसे हमें था, हमें लगभग 3rd ईयर में आके ये चीज पता चली थी कि यार हमने 7 साल में तैयारी करनी चाहिए। कभी किसी ने इस चीज पे बताया भी नहीं कि हाँ अभी थोड़ा थोड़ा इस चीज को पढ़ो या ये बुक पढ़ो, ठीक है ना। मेरे से जो स्टूडेंट मिलते हैं मैं उनको बोलता रहता हूँ कि यार ये बुक पढ़ते रहो, आप 7 साल में आपका जब 4 साल की डिग्री है, थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। हमें इस चीज की नॉलेज भी नहीं थी, और हमारे को तो ये भी नहीं पता था बीएससी की बात करना क्या होता है। अब आपके लिए तो सारे ऑप्शन है, हर चीज यूट्यूब पे मिल जाती है। मैंने भी लगभग बीएससी के बाद 15-16 पोस्टें आती हैं, उन सभी की एक वीडियो बना रखी है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि आपके फ्यूचर के अंदर आपको क्या क्या स्कोप है आपके, ठीक है ना। तो थोड़ा थोड़ा अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए साथ साथ में। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द सेट ऑफ वेरीफाइंग सिम्टम्स कैरेक्टराइजिंग ए डिजीज आर। बीमारी को चिन्हित करने वाले सभी लक्षण के जो सेट होता है उसको क्या बोलते हैं? तो सिंड्रोम बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है? सिंड्रोम। साइन, सिम्टम, सिंड्रोम और डिसऑर्डर, इसकी डेफिनेशन आती है एग्जाम के अंदर। ये भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, या मैं डेफिनेशन की देखता हूँ, कोशिश करूँगा कि उसका भी एक लेक्चर तैयार कर दूँ, उसमें फिर मैं आपको सारी डेफिनेशन कराऊंगा। तो इसका राइट आंसर होता है सिंड्रोम।
हाँ जी, नेक्स्ट है, ये तो आपको पता ही होगा, मृत कार्बनिक पदार्थ से भोजन प्राप्त करने वाले जीव। एक सेकंड, ये बीच में कहां से आ गया? An organism that derives their nutrition from dead organic matter, यानी मृत कार्बनिक पदार्थ से भोजन प्राप्त करने वाले जीव होते हैं। कैसे? पैरासाइट, बायोट्रोफ, सेप्रोफाइट या पैथोजन। तो क्या होते हैं? सेप्रोफाइट्स होते हैं, जो क्या करते हैं भाई, यानी इनको मृतोपजीवी बोला जाता है। मतलब जो मृत कार्बनिक पदार्थ से भोजन लेते हैं उनको क्या बोल देते हैं भाई? सेप्रोफाइट्स बोल देते हैं। हाँ जी, उसके बाद में स्मॉल लो मॉलिक्यूलर वेट राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए दैट कैन इफेक्ट इज, यानी छोटे कम अणु भार वाले राइबोन्यूक्लिक एसिड जो कि रोग कारक हो सकते हैं। कौन से होते हैं? वायरॉइड, एलगी, वायरस या ठीक है स्पाइरोप्लाज्मा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वायरॉइड्स। सब देखा था ना अभी, सबसे छोटी क्या होते हैं? वायरॉइड। वायरॉइड के बाद में कौन से आते हैं? वायरस। वायरस के बाद में बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बाद में फंगी, लेकिन इसने आगे मेंशन भी किया था आरएनए। तो राइट आंसर होगा वायरॉइड। हाँ जी, उसके बाद में क्वेश्चन है, जैसे कि डिजीज प्रिवेलेंट थ्रू आउट ए कंट्री कॉन्टिनेंट ओवर द वर्ल्ड। यार इस पे लाइट पड़ रही है, थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा नहीं है, तो इस शब्द को देख लेना, आपकी साइड से दिख रहा हो। किसी देश, महाद्वीप या विश्व भर में फैलने वाले रोग होते हैं जिनके ऊपर लाइट पड़ी, लाइट लगी हुई है, वो सीधा इस पे रिफ्लेक्शन आ रहा है इस इतनी जगह में, तो कुछ वर्ड में दिक्कत आती है। ठीक है ना? किसी देश, महाद्वीप या विश्व भर में फैलने वाले रोग को क्या बोलते हैं? तो एग्जाम के अंदर ये बहुत आते हैं, एपिडेमिक, एंडेमिक, स्पोरेडिक या पेंडेमिक। ठीक है ना? तो इनकी भी डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये भी डेफिनेशन वाले में करेंगे, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? पेंडेमिक होगा। पेंडेमिक है ना? हाँ जी, राइट आंसर होगा इसका डी ऑप्शन। सोयल साइंस होती तो अपने हर एक ऑप्शन साथ साथ में करते जाते हैं, लेकिन पैथोलॉजी है तो ये अपना सब्जेक्ट नहीं है, पर फिर भी कुछ चीजें पता होती है तो वो मैं बता देता हूँ। टॉक्सिन्स प्ले ए मेजर रोल इन डिजीज एंड प्रोड्यूस ऑल और मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स इज, यानी वह विष जो रोग पैदा करने में मुख्य कार्य करते हैं एवं सारे लक्षण उत्पन्न करते हैं, वो है पैथोटॉक्सिन, फाइटोटॉक्सिन, विवोटॉक्सिन या उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी फाइटोटॉक्सिन, पैथोटॉक्सिन, विवोटॉक्सिन या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा, अरे कहां गया इसका ऑप्शन? पैथोटॉक्सिन कहां गया? ये रहा, पहला ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होगा पैथोटॉक्सिन। ठीक है ना? फाइटोटॉक्सिन प्लांट्स वाला आ गया, वाइवोटॉक्सिन लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी करते हैं, उसको वाइवोटॉक्सिन बोला जाता है, यानी सूक्ष्म जीव वगैरह। हाँ जी, सेल्यूलोज इज डिग्रेडेड बाय एंजाइम। सेल्यूलोज जो है अपघटन का कार्य करते हैं, सेल्यूलोज 1, सेल्यूलोज 2, CH उत्प्रेरक और उपरोक्त सभी, यानी सेल्यूलोज 1, सेल्यूलोज 2, CX एंजाइम और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ, यानी ये चारों ही जो है वो किसके डिग्रेडेड का काम करते हैं? सेल्यूलोज के डिग्रेडेड का काम करते हैं। हाँ जी, 2 पेपर हो गए कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट में, ये आपका सॉल्यूशन वाला पेपर है, 2022-23 का पेपर है, फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी का। इसमें भी 10 और 40 का रेशो था। अब ये क्या है? सॉल्यूशन किया हुआ मिला मेरे को। हाँ जी, इज द कैपेबिलिटी ऑफ, क्या गया, डैश इज द कैपेबिलिटी ओवर एबिलिटी ऑफ ए पैथोजन टू कॉज ए डिजीज इन ए प्लांट। अभी जो अपनों ने करके आए हैं, अभी ये क्वेश्चन किया था ना, तो इसको क्या बोल देते हैं? रोग जनकता, पैथोजेनेसिस या पैथोजेनिसिटी एक ही बात है। ठीक है ना? उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी सेम कैसे लग रहा है मेरे को? येलो मोज़ेक वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय, तो ये भी अपनों ने भी पढ़ा था, व्हाइट फ्लाई। अब आप खुद देखना कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है ना? तो किससे होता है? व्हाइट फ्लाई से। द बुक प्रिंसिपल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इज रिटन बाय, किसने लिखी है? अभी RS सिंह ने लिखी हुई है। अभी मैंने बोला था ना पुस्तक वाला पूछा जाता है, तो अभी शायद आपकी 2-3 पुस्तकें ही एग्जाम के अंदर आई हुई हैं, तो इन दोनों तीनों को एक साथ लिख लेना आप अच्छी तरह से। ठीक है ना? तो इसका है RS सिंह। फिर सल्फर फंगिसाइड आर कॉमनली यूज्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ, तो सल्फर अभी मैंने बताया था, सल्फर वाले किसके लिए होते हैं? पाउडरी मिल्ड्यू के लिए होते हैं, यानी चूर्णिल आशिता रोग के लिए होते हैं।
ठीक है ना। तो पाउडरी मिल्ड्यू को याद रखना है आपको, सल्फर वाले। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, बहुत बार, और कंपटीशन के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट भाई क्वेश्चन ये। हाँ जी, ईयर कुकर डिजीज ऑफ व्हीट इज कवर्ड बाय एग्वेना ट्रीटिसाइज। अभी यदि दोनों सालों के पेपर देखे तो लगभग अपनों ने 5 क्वेश्चन किए, पांचों में से एक वो प्रिंसिपल वाला जो मतलब बुक वाला जो है वो अपनों ने क्वेश्चन नहीं देखा, बाकी चारों अभी तक अपनों ने पढ़े, उन्हीं में से आए हैं। तो क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होते हैं। यदि आपने ये लेक्चर अच्छे से देख लिया और इसको अच्छे से पढ़ लिया ना, क्योंकि आपके पैथोलॉजी में शायद 4-5 दिन की छुट्टी है, तो ये 2 घंटे का लेक्चर है और लिखते हुए मेरे को लगता है 4 घंटे लग जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। पूरा धीरे धीरे लिखो, बिल्कुल धीरे धीरे, तो भी 4 घंटे लगे ना। तो 4 घंटे 5 दिनों में 4 घंटे तो बहुत होते हैं। इतने में पढ़ोगे तो भी आपका ये ऑब्जेक्टिव वाला टाइप है, सही हो जाएगा। और जब ऑब्जेक्टिव सही होते हैं थ्योरी अपने आप सही हो जाती है, ये आप लोगों को पता होगा ना। एक सेमेस्टर आप पेपर दे चुके हो। ब्लैक टी फॉर मैंगो इज कवर्ड ड्यू टू, किससे होती है भी? इसने गैसों के नाम पूछे हैं। आम का काला सिरा रोग जो है वो इसने गैसों के नाम पूछे हैं। तो ये क्या लिखा है? SO2 गैसें। एक होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO आना चाहिए, CO3 पता नहीं क्या लिख रखा है। कार्बन मोनोऑक्साइड और SO2 गैस। हाँ जी, द आयरलैंड फेमाइन वाज ड्यू टू, किससे हुआ था भाई? लेड ब्लाइट और पोटैटो से। आयरलैंड का जो दुर्भिक्ष का कारण था वो भी, उसका भी कारण क्या था? लेड ब्लाइट पोटैटो। और इरिश फेमाइन का भी क्या था? लेड ब्लाइट और पोटैटो। और आयरलैंड फेमाइन का भी कौन सा है? लेड ब्लाइट और पोटैटो। मार्कर में। हाँ जी, नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशन इज एन इफेक्टिव प्रैक्टिस अगेंस्ट डैश बोर्न पैथोजन, यानी फसल चक्र जो अपने कराते हैं। क्रॉप रोटेशन मतलब निश्चित स्थान पर निश्चित समय में जो बदल बदल कर फसलें बोते हैं उसको क्या बोलते हैं? फसल चक्र बोलते हैं। अब वो पूछा है कि कौन से रोग मतलब कौन से पैथोजन होते हैं जिनके लिए, तो जो सोइल बोर्न होते हैं उन्हीं के लिए करते हैं ना, मतलब मिट्टी में अपने प्रैक्टिस करते हैं। तो मिट्टी में प्रैक्टिस किसके लिए करेंगे भाई? सोइल जो बोर्न होते हैं उनके लिए करते हैं, ठीक है ना। ए बायो कंट्रोल एजेंट दैट इज, अब देखो ये वाला जो है ना, इसको समझो। ये मान लो आपकी सोइल है, इसके अंदर कोई पैथोजन थे। अब बदल बदल कर फसल नहीं बोएंगे तो वो पैथोजन और ज्यादा एक्टिव होते जाएंगे। अब उनको यदि स्पेसिफिक क्रॉप के होंगे पैथोजन, अब यदि उनको वही क्रॉप नहीं मिलेगी तो वो क्या हो जाएंगे? डेड हो जाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी, और फिर अगले क्रॉप के अंदर वो है डिजीज नहीं फैला पाएंगे। तो इसीलिए जो क्रॉप रोटेशन जो ज्यादातर सोइल बोर्न जो है पैथोजन उनके लिए किया जाता है। हाँ जी, फिर है ए बायो कंट्रोल एजेंट दैट इज वाइडली यूज्ड एज सीड ड्रेसर इज, कौन सा होता है? ट्राइकोडर्मा। एक जैव नियंत्रक है जिसमें बहुतायत से सीड ड्रेसर के रूप में प्रयोग किया जाता है। सीड ड्रेस, ड्रेस क्या होता है? अपने ऊपर पहनते हैं ना, वैसे सीड के बाहर जो लेयर की जाती है उसके लिए कौन सा होता है भाई? ट्राइकोडर्मा होता है। कहे तुम उसको कपड़े पर आने लग जाओ सीड को, है ना। अरे यार, रुको 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 रुको, इससे हो जा। हाँ जी, हो गया। फिर है द डिजीज मैनेजमेंट आफ्टर इन्फेक्शन इज कॉल्ड एज, उसको क्या बोलते हैं? कंट्रोल बोलते हैं। मतलब जब रोग फैल ही गया उसके बाद आपका उसका नियंत्रण कर रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे भाई? कंट्रोल ही तो बोलेंगे, नियंत्रण तो बोलेंगे, उसका निदान कर रहे हो, ठीक है ना। अब इसमें भी लगभग 4-5 क्वेश्चन, अभी जो अगला पेपर आएगा ना उसमें आपको दिखाऊंगा 4-5 क्वेश्चन, मतलब 4-5 डेफिनेशन बनती है कंट्रोल की, इरेडिकेशन की, अभी जो मैंने आपको बताया था बहिष्करण वगैरह की, नहीं, ठीक है ना। तो इनकी डेफिनेशन आती है, तो वो सारी अपने डेफिनेशन वाली क्लास है। अब मैं सोच रहा हूँ कि इतनी सारी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है तो शायद लेनी पड़ेगी डेफिनेशन वाली क्लास में, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा कंट्रोल, क्योंकि आप किसके बात कर रहे हो? इन्फेक्शन की बात कर रहे हो। हाँ जी, ऑब्जेक्टिव आगे। पादप रोग नियंत्रण की सबसे सस्ती, पर्यावरण सुरक्षित एवं प्रभावशाली विधि है, यानी द चीपेस्ट, इको फ्रेंडली एंड इफेक्टिव मेथड ऑफ प्लांट डिजीज कंट्रोल। तो कौन सा है अभी? कल्चरल प्रैक्टिसेस, सोइल ट्रीटमेंट, फोलियर स्प्रे या सीड ट्रीटमेंट। तो कौन सा अभी? कृषि क्रियाएं है, कल्चरल प्रैक्टिसेस है, सबसे सस्ती ये पड़ती है अभी। हाँ जी, एक ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीड ट्रीटमेंट में से आया हुआ है, ये कंपटीशन में भी बहुत बार पूछा जाता है। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ए फंगिसाइड इज रिक्वायर्ड टू ट्रीट 1 kg सीड्स, यानी 0.2% का करना है। तो 1 किलोग्राम बीज को उपचारित करने है तो 0.2% की दर वाले को करना चाहिए। कितनी मात्रा चाहिए भी? तो 2 मिलीग्राम चाहिए। ये आपके न्यूमेरिकल। अच्छा, एक ऐसा सा आता है जो सीड ट्रीटमेंट के अंदर यूज किया जाता है, वो भी ध्यान रख लेना आप। बारह बैठा लो, कूलर चला के बोल के बता दो ना आंसर तो, आंसर तो बोल के बता दो। बारह बैठा लीजिए।
खेरा डिजीज ऑफ राइस ऑकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, खेरा रोग किसकी कमी से होता है? जिंक, सोडियम, पोटेशियम या नाइट्रोजन। तो खेरा किससे होता है? जिंक से होता है, और वाई लेने ने इसको डिस्कवर किया था। फिर है द स्टेबलाइजमेंट ऑफ पैथोजन इन द होस्ट इज कॉल्ड, यानी प्रपोषी में रोगजनक के स्थापित होने का को क्या कहा जाता है? ठीक है ना, इन्फेक्शन, पेनिट्रेशन या इन्वेंशन या इरेडिकेशन। ये भी डेफिनेशन आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती है, तो इसका राइट आंसर होगा संक्रमण यानी इन्फेक्शन। हाँ जी, वो डिस्कवर्ड कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया, जीवाणु में संयुग्मन की खोज किसने की थी? तो अभी ये क्वेश्चन आया हुआ था ना स्टार्टिंग में, तो ये है लेडरबर्ग एंड टाटम। ठीक है ना, याद रख लेना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब 2 बार रिपीट हो चुका है, शायद इस बार भी आ जाए। हाँ जी, द फर्स्ट प्लांट पैरासिटिक निमेटोड डिस्कवर्ड इन द वर्ल्ड वाज, ठीक है रानी, दुनिया में सर्वप्रथम किस पादप सूत्रकृमि की खोज हुई थी? तो किसकी हुई थी भाई? टेरोडेरा, मिलाइटोगाइन, एग्मिना या टाइलैंकुलस। एग्मिना की जो है सबसे पहले खोज हुई थी। हाँ जी, सोलर हीट ट्रीटमेंट ऑफ व्हीट अगेंस्ट लूज समट वाज डेवलप्ड बाय, यानी गेहूं के अनावृत खंड के नियंत्रण के लिए सोलर उष्मा से बीजोपचार किसके द्वारा विकसित किया गया था? जेनसन, केसी मेहता, लुथरा वेस्तार और बीबी मुंदकुर। अजीब से नाम है यार इन साइंटिस्ट के भी ना। तीसरा राइट आंसर होगा इसका लुथरा, ज्यादातर लुथरा ही आता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, और सतार भी याद रख लेना आप, बहुत बार एग्जाम के अंदर सतार नहीं दिखता, लुथरा ही दिखता है। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव आ जाए आपके, फिल इन द ब्लैंक्स वाला आ जाए, तो उसमें लुथरा आप लिख के आ जाओ तो भी आपको नंबर मिलेंगे। ये अभी अगले पेपर में और क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो इसके बाद नेक्स्ट पेपर है। हाँ जी, द फंगिसाइड विच बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ ऑक्जेथिन्स, यानी कौन सा कवकनाशी ऑक्जेथिनस के अंतर्गत आता है? तो विटावेक्स, रिडोमिल, बेनोमिल या टॉप्सिन एम। ये विटावेक्स ही है, वो इसके अंतर्गत आता है। राइट आंसर इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। 9th क्वेश्चन, इन प्लांट्स द माइक्रोऑर्गेनिज्म आर द मेन काउज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी पौधे में सूक्ष्म जीव निम्नलिखित में से किसके प्रमुख कारण है? ये क्या क्वेश्चन है? पौधों में सूक्ष्म जीव निम्नलिखित में से किसके प्रमुख कारण है? सूक्ष्म, अच्छा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हाँ, प्लांट डिजीज के वृद्धि भी नहीं करते, अंकुरण भी नहीं करते, उपज भी नहीं, हाँ, तो पादप रोग ही करते हैं सूक्ष्म जीव, रोग ही फैलाना इनका काम रह गया। हाँ जी, इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन, विच फंगिसाइड हैज प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टमैटिक एक्शन इन प्लांट्स। अभी अपनों ने पढ़ा था ना, ठीक है ना, लेकिन उसके अंदर उनमें से कोई एक ऑप्शन नहीं है। पौधों में किस फफूंदनाशी में प्रणालीगत क्रिया का गुण होता है, यानी सिस्टमैटिक वाला? सल्फर, स्टेप्टोसाइक्लिन, कार्बेंडाजिम या कोप्रोक्सीक्लोराइड। तो कार्बेंडाजिम में होता है, और उसमें कार्बोफ्यूरॉन ऑप्शन में था, तो कार्बोफ्यूरॉन पे अपनों ने किया था। हाँ जी, ये है 2023-24 का पेपर। 23-24, अभी आपका कौन सा चल रहा है? 25-26 या 24-25 का सेशन है आपका ना? मतलब आपके जस्ट पिछले साल जो पेपर हुआ था वो ये वाला है, इसमें भी वही था 10 और 40 का। एक सेकंड में वीडियो देख लेता हूँ यार, मेरे को दोबारा बनाने वाली प्रॉब्लम बहुत गलत लगती है। फोटो वीडियो कर ली आ जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सभी को पता है कैसे है कैसे नहीं, बस वीडियो में वो ना हो जाए, बंद ना हो जाए। हाँ जी, आधे नंबर के होते हैं ऑब्जेक्टिव। द बुक, क्या हो गया इसके? अच्छा, द बुक फंगिसाइड्स इन प्लांट डिजीज कंट्रोल इज रिटन बाय। अब एक हर, मैंने बोला ना हर साल एक ना एक पुस्तक का पूछ रहे हैं, तो इसमें इसने पूछ लिया
फंगिसाइड इन प्लांट डिजीज कंट्रोल के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है भी? इसके लेखक जी.सी. एंसवर्थ। जी.सी. एंसवर्थ ये इस बुक के लेखक हैं। जी.सी. एंसवर्थ, AINSWORTH, एंसवर्थ। हाँ जी। सोलर हीट ट्रीटमेंट मेथड वाज फर्स्ट गिवन बाय। अब पिछले पेपर में ऑब्जेक्टिव के अंदर आया था, इस बार इसने फिल इन द ब्लैंक से पूछ लिया कि सर्वप्रथम सौर ऊर्जा उपचार विधि देश द्वारा दी गई थी। तो किसने दी थी भाई? लुथरा ने दी थी। पूरा नाम होता है इसका जे.सी. लुथरा। इसका 1953 में दी थी भाई इसने, ये भी लिख लेना। 1953 के अंदर दी थी। तो एग्जाम में कई बार इसका ईयर भी पूछ लिया जाता है। तो कब दी थी जे.सी. लुथरा ने? 1953 में दी थी, 1953 के अंदर दी थी। हाँ जी। पाउडरी मिल्ड्यू काउजिंग फंगल पैथोजेंस बिलोंग्स टू फैमिली। छाछिया छाछिया रोग फैलाने वाले फफूंद रोगाणु डैश कुल के अंतर्गत आते हैं। यानी पाउडरी मिल्ड्यू वाले किस में आते हैं? इरिसाइफी के अंदर आते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। इरिसाइफी। हाँ जी। बैक्टीरिया हैविंग फ्लैजिला अराउंड द सेल सरफेस इज कॉल्ड। यानी जीवाणु कोशिका के चारों ओर कशाभिका होना, ये अपनों ने पहले पढ़ा था। इसको पेरिट्राइकस बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन अपनों ने पहले पढ़ा हुआ ना। कशाभिका चारों ओर होती है तो उसको क्या बोलते हैं? पेरिट्राइकस। मतलब क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होते हैं यार, बस इनको ना अच्छी तरीके से ना लिख के पढ़ लेना भाई। मतलब ऐसे समझो, देखने में 4 घंटे लगे, 5 छुट्टियां मान लो, शायद 5 छुट्टियां, 3 तारीख को पेपर है, फिर पहले 1 तारीख को सोयल का, फिर 3 को, फिर 10 को पैथो का ही आपका। हाँ, तो मात्र 6-7 दिन की छुट्टियां होगी आपकी। मान लो एक दिन आपका लिखने में चला गया, अगले 5 दिन तो बच गए ना। 5 दिनों में डेली 2-2 घंटे रिवीजन मारोगे इनका, ठीक है? तो इतने में तो यार 2-2 घंटे लगेंगे भी नहीं। मेरे अकॉर्डिंग यदि आपने अच्छे से लिखा हो तो 1 घंटे में सारा रिवीजन कर दोगे इसका, ठीक है ना? और 2 घंटे में डेफिनेशन वाला। डेली 3-3 घंटे पढ़ोगे, इतने में आराम से नंबर बन जाएंगे तुम्हारे। और बात वो है कि 3 घंटे पढ़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि बस हाँ 4 दिन मौज मारी और 10 तारीख को पेपर है, 9 तारीख को रात को पढ़ लिया और पेपर देने चले गए, तो ऐसे फिर बेक ही आएगी आपकी, है ना? तो मैं नहीं चाहता किसी भी स्टूडेंट की बेक आए, क्योंकि बेक बहुत नेगेटिविटी लाती है। हाँ जी। द सेल लैकिंग ए न्यूक्लियस इज कॉल्ड, अभी अपनों ने पढ़ा था, प्रोकैरियोटिक सेल। और जिसमें न्यूक्लियस होता है वो यूकैरियोटिक, जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता वो प्रोकैरियोटिक। डैश रिपोर्टेड द फर्स्ट प्लांट पैरासिटिक निमेटोड। सर्वप्रथम पौधों में परजीवी सूत्रकर्म में डैश ने रिपोर्ट किया था। तो ये किसने किया था भाई? हाँ जी। छठा क्वेश्चन, ये किया था निदम ने। कब किया था? 1743 के अंदर इंग्लैंड में किया था, ठीक है ना? निदम ने इंग्लैंड में किया था 1743 के अंदर। और कौन सा था? एंग्विना ट्रीटिसाइड था, ठीक है ना? एंग्विना ट्रीटिसाइड जो किसमें होता है? गेहूं के लिए होता है, निमेटोड। हाँ जी। ईयर कोकर डिजीज ऑफ व्हीट इज कॉल्ड बाय, ठीक है? गेहूं के सही रोग का कारण क्या है? अभी अपनों ने पढ़ा था, एंग्विना ट्रीटिसाइड, ठीक है ना? तो देखो 2 क्वेश्चन लगातार पूछ लिए। एंग्विना ट्रीटिसाइड जो है वो इसका, और एंग्विना ट्रीटिसाइड क्या होता है? निमेटोड होता है। तो निमेटोड और एंग्विना ट्रीटिसाइड दोनों याद रख लेना। कई बार वो निमेट पूछ लेता है किसके द्वारा होता है, तो ऑप्शन में होता है निमेटोड, फंगस, बैक्टीरिया, तो आपको बताना पड़ता है निमेटोड से होता है। Those pathogenic microorganisms which do not grow on synthetic media is termed as, वे रोगजनक सूक्ष्मजीवी जो संश्लेषित माध्यम में संवर्धन संवर्धन आना था, क्या लिख रखा है हिंदी में भी? संवर्धन नहीं करते हैं डैश कहलाते हैं, ठीक है ना? तो जो संवर्धन करते हैं वो कहलाते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट, और जो संवर्धन नहीं करते उनको बोल देते हैं, देखो, those pathogenic microorganisms which do not grow on synthetic media। इसमें मेरे को डाउट है, मेरे अकॉर्डिंग इसका सेप्रोफाइट ही होगा, क्योंकि ऑब्लिगेट को तो कर सकते हैं, आपने पहले क्वेश्चन में देखा ऑब्लिगेट को कर सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग सेप्रोफाइट्स होगा। बाकी इस क्वेश्चन में डाउट है, ये कंफर्म करना पड़ेगा। अपने शिक्षकों में डाउट होता है वो बच्चों को बोल देता कि गलत ना पड़े कोई।
हाँ जी, डैश रेजिस्टेंस इज इफेक्टिव अगेंस्ट वन ओवर फ्यू डैशेस ऑफ पैथोजन। ये अभी अपन ने पढ़ा था, डैश प्रतिरोधकता रोग कारक की एक या कुछ प्रजातियों के विरुद्ध प्रभावी होती है, इसको बोल देते हैं अपने। अच्छा, इसके भी दो है, एक तो अभी पढ़ा था अपन ने पैथोजन, क्या पढ़ा था वो, एक सेकंड रुको, इसमें मैंने लिखा हुआ भी है। पैथोजन डेराइव्ड यानी रोगजनक जनित, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन किस लेवल से देता है, तभी तो। अब जैसे ना बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें दो दो ऑप्शन होते हैं। अब जैसे अभी जो क्वेश्चन आया था उसमें निमेटोड, कुछ बच्चे निमेटोड भी लिख के आते हैं, निमेटोड से होता है। अब किसी में कोई रोग कारक का नाम भी लिख के आता है, एंग्विना ट्रिटिसाई, वो चीज होती है। तो इसमें स्पेसिफिक यदि प्रति, अब दोनों पहले वाले में आपने वो लिखा है, इसमें अब ये लिख लो प्रतिरोधकता का नाम लिख लो, कौन सी वो रेजिस्टेंस होती है। तो इसकी जो रेजिस्टेंस का नाम आएगा वो आएगा आपका वर्टिकल साइड तक। एक सेकंड, कहाँ गया क्वेश्चन, वर्टिकल रेजिस्टेंस। इसको स्पेसिफिक भी बोला जाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या वर्टिकल, ठीक है ना। तो एग्जाम के अंदर वर्टिकल लिख के ब्रैकेट में वो जो पहले मैंने नाम लिखाया था रोगजनक जनित, वो वाला लिख देना, ठीक है, ताकि आपके दोनों में से कोई भी एक ही एग्जामिनर मानेगा और सही हो जाएगा। हाँ जी, खेरा डिजीज ऑफ राइस, ये देखो खेरा वाला 3 बार आ गया, किससे होता है अभी, जिंक से होता है। भाई ने इसको डिस्कवर किया था खेरा रोग को। हाँ जी, अब है आपके ऑब्जेक्टिव, द डिजीज मैनेजमेंट आफ्टर इन्फेक्शन इज कॉल्ड। संक्रमण के पश्चात किया जाने वाला जो रोग प्रबंधन है वो क्या कहलाता है, बचाव, बहिष्करण, उपचार या टालना। यानी कंट्रोल इसमें नहीं आया तो थेरेपी होगा इसका राइट आंसर, उपचार। अब प्रोटेक्शन, एक्सक्लूजन क्या होता है, अवॉइडेंस क्या होता है, ये डेफिनेशन वाले में करेंगे। बाकी देखता हूं बताने को मैंने लिखे हुए तो है, बता दूं। हाँ जी, प्रोटेक्शन का मतलब होता है इन्फेक्शन होने से पहले आप जो करते हो मैनेजमेंट, उसको बोलते हैं प्रोटेक्शन, यानी रोग होने से पहले, वो होता है प्रोटेक्शन। एक्सक्लूजन, बहिष्करण क्या होता है, जब वो एंट्री कर रहा होता है, ठीक है ना, उसकी एंट्री पे उसको प्रिवेंट करना, तो वो कहलाता है आपका बहिष्करण या एक्सक्लूजन, मतलब उसको एंट्री ही न करने देना, ठीक है। थेरेपी जो अपनों ने पढ़ा कि पश्चात बाद में करते हैं, और अवॉइडेंस टालना, टालने का मतलब इसको टाल दिया अपनों ने, यानी इसको कांटेक्ट आने से पहले टाल दिया, मतलब इसको अपना टाल दिया, इससे अपने कोई बात भी नहीं करनी, वो चीजें किसको कांटेक्ट में आने नहीं देना है, वो चीज होता है अवॉइडेंस, टालना, यानी इसको कांटेक्ट नहीं करने देना है। बाकी डेफिनेशन वाली क्लास होगी उसमें पूरी इनकी डेफिनेशन लिखाऊंगा, जो एग्जाम के अंदर आपको लिख के आनी होती है 2 नंबर में। इतने इतने लिख के आओगे तो नंबर भी नहीं देगा वो, आधा नंबर 1 नंबर दे के छोड़ देगा। शायद आपके 1 नंबर की आती है तो आधा नंबर दे देगा। मोनोडेल्फिक मींस निमेटोड पॉजेस, ये अपन ने पहले भी पढ़ा था। तो वन ओवेरी, वन यानी एक अंडाशय, ठीक है ना। हाँ जी, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अब देख लो खुद आप अपनी नजरों में कि कितने सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन आपको आता होगा, अभी मैंने करवाया भी था। मैक्रो एंड माइक्रोकोनिडिया आर फॉर्म्ड इन, किसमें बनते हैं ये, क्लेविसेप्स में, राइजोफ्लिना में, फ्यूजेरियम में, ठीक है ना। तो किसमें फैलते हैं भाई ये, तो अभी अपनों ने पहले भी पढ़ा था, फ्यूजेरियम के अंदर फैलते हैं ये क्वेश्चन अपनों ने पहले भी कर रखा है। हाँ जी, अब ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया, तो आप खुद देखो यार, मतलब आपने 5 सालों के ऑब्जेक्टिव कर लिए ना, तो मान लो 10 आते हैं, 10 में से लगभग 6 भी रिपीट हो गए तो 6 नंबर बन गए, और 4 में से भी देखो 2 आते हुए तो 8 नंबर तो बन गए, ठीक है ना। अच्छा कितने आते हैं, 20 आते हैं ना, तो एक सेकंड देखने देना, मेरे को भी कंफर्म करना है कि कितने नंबर का होता है टोटल आपका। अच्छा, ऑब्जेक्टिव भी 10 और ये भी 10, तो इसका क्वेश्चन अलग से बनाते हैं क्या वो? हाँ जी, अच्छा टोटल 10 नंबर का ही होता है, 20 क्वेश्चन होते हैं 10 नंबर के। हाँ, 10 नंबर में से आपके 8 नंबर बन गए तो भी बहुत है, मतलब 4 क्वेश्चन नए भी आए तो भी। तो वो चीज है कि यार मतलब इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, अभी अगले क्वेश्चन भी रिपीट होएगा, देख लेना जैसे मेरे को लगा। वो सल्फर फंगिसाइड इज इफेक्टिव अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट होता है अभी, पाउडरी मिल्ड्यू के, चूर्णी लासिता। बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये कंपटीशन लेवल से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिस्टम में जो सल्फर वाले फंगिसाइड होते हैं वो किसके अगेंस्ट इफेक्टिव होते हैं, तो जो होते हैं अपने पाउडरी मिल्ड्यू रोग उसके अगेंस्ट। अब ये कार्बोफ्यूरन पूछा है, तो कार्बोफ्यूरन क्या होता है भाई, कार्बोफ्यूरन किस रूप में क्रिया करते हैं, सिस्टमेटिक, फुमिगेंट, कॉन्टैक्ट या नन ऑफ द अबव।
और सिस्टमेटिक्स होते हैं, दैहिक सूत्रकृमी होते हैं। हाँ जी, उसके बाद में है, अरे अच्छा इस तरफ नहीं गया था मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉपर फंगिसाइड, निम्नलिखित में कौन सा एक ताम्र युक्त, हिंदी में देखो नाम कितने अजीब से होते हैं, कवकनाशी है, तो कौन सा है, बेंटेल है, बेंटले, ब्लिटॉक्स, एग्रोसेन, थीरम, ब्लिटॉक्स मे बी, हाँ जी ब्लिटॉक्स, क्योंकि ये मैंने पढ़ा हुआ था अभी 3 दिन पहले पढ़ा था, ठीक है ना। तो कॉपर फंगिसाइड कौन सा होता है, ब्लिटॉक्स होता है। हाँ जी, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल इज कॉल्ड बाय, ठीक है, यानी सेब का क्या ये प्रज्ञागन झुलसा रोग किसके कारण होता है, यानी जो फायर ब्लाइट है वो किससे होता है, कवक, जीवाणु, विषाणु या फाइटोप्लाज्मा में भी। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना, पहले भी अपनों ने पढ़ा था। तो फायर ब्लाइट एप्पल का है वो बैक्टीरिया से होता है। अब बैक्टीरिया का नाम भी लिख लो, कई बार एग्जाम में नाम भी पूछ लेता है। तो इरविनिया एमाइलिवोरा, इरविनिया एमाइली, सॉरी एमाइलोवोरा, इरविनिया एमाइलोवोरा। हाँ जी, ये है 8वां क्वेश्चन। फ्लैक्स मट ऑफ व्हीट वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया फ्रॉम, यानी गेहूं का जो ध्वजकंड रोग है भारत में कहां से है, तो ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ है ये। तो राइट आंसर इसका होगा थर्ड ऑप्शन, ठीक है ना। कहां से है अभी, ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया लाने गए थे एग्रीकल्चर वाले, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैक्टीरिया, निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया है, निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया है ना, हाँ जी, पेनिसिलियम, एस्परजिलस फंगस होती है, तो माइकोप्लाज्मा नहीं, राइजोबियम यस, राइट आंसर होगा राइजोबियम। तो पेनिसिलियम ये भी फंगस है, एस्परजिलस भी फंगस है, माइकोप्लाज्मा हो ही नहीं सकता, राइजोबियम इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि अपने पढ़ते हैं ना, राइजोबियम कहाँ पाया जाता है, जड़ों में, जो एक बैक्टीरिया होता है जिसकी एक्टिविटी कैसे चेक करते हैं, रेड से पिंक कलर होना चाहिए। हाँ जी, डेथ ऑफ द सेल ड्यू टू इन्फेक्शन इज कॉल्ड, संक्रमण के कारण कोशिकाओं का मृत होना क्या कहलाता है, उत्तक्षय, विगलन, झुलसा, घाव, यानी नेक्रोसिस, रूट रोट, ब्लाइट और वाउंड। हाँ जी, नेक्रोसिस कहलाता है ये तो, उत्तक्षय, ठीक है ना। कोशिकाओं का जब डेथ हो जाती है इसके कारण, संक्रमण के कारण, उसको क्या बोल देते हैं अभी, नेक्रोसिस बोल देते हैं। हो गया पेपर खत्म, वेरी गुड। हाँ जी, अब देखते हैं कितने क्वेश्चन इसमें रिपीट हुए थे। ये तो नहीं रिपीट हुआ, हाँ जी ये रिपीट हुआ है, ये रिपीट हुआ है, नहीं ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये रिपीट हाँ हुआ है, एक ये नहीं हुआ, 2 3 4 5 6, ओके इसमें वहां पे अलग ऑप्शन था फिल इन द ब्लैंक्स में, 7 8 9 10 11 12, हाँ जी 20 में से, अरे हो जा, कहाँ गया, पेंसिल भी भाग गई। अच्छा 20 में से 12 क्वेश्चन, अरे उल्टा लिख दिया, 12 क्वेश्चन 20 में से रिपीट हुए हैं, मतलब 6 नंबर का मैटर आपका 10 में से रिपीट हुआ है, तो 10 में से 6 नंबर तो बन गए थे ना। कितने चाहिए, 40 का होता है 60%, 6 चौके 24, यानी 24 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए। 6 चलेगी तो कितने रह गए, 18 नंबर और लेने थ्योरी में, बस। तो वो चीज है कि मतलब 10 में से यदि 6-7 नंबर आ रहे हैं आपके ऑब्जेक्टिव में तो आपके बहुत अच्छा है, ठीक है। और 6-7 से भी कम आ रहे हैं तो समझ लेना बिल्कुल डाउन है। तो ये अपना आज का लेक्चर था, आई होप कि आप सभी को अच्छे से अच्छा पसंद आएगा लेक्चर, ठीक है ना। तो यदि आप लोगों ने अभी तक सॉइल फर्टिलिटी वाली क्लासें नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मिल जाएगा, उनको देख सकते हो। और यदि आप लोग देखना चाहते हो कि बीएससी के बाद अपने को कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब में अपने अप्लाई कर सकते हैं तो उसका भी लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए,
वहाँ पे गेस्ट पेपर आते हैं, वहाँ से क्वेश्चन भी बहुत सारे मिलते हैं कई बार एग्जाम के अंदर। और जैसे अभी एक्सटेंशन का हुआ था तो बहुत सारे क्वेश्चन उसके अंदर ऐसे आए थे, ठीक है ना। इसके अलावा आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, जिसपे मैं ये फंगस के क्लासिफिकेशन हो गया, बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन हो गया, इसके नोट्स भेजूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इस यूट्यूब चैनल से जोड़िएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इस प्लेटफॉर्म से जोड़िएगा। थैंक यू।